हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके पसंदीदा नॉवेल वफ़ा हम निभाएंगे के पार्ट नंबर 4 को लेकर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। बाबा जान, अगर आप इस औरत को पहचाने नहीं तो मैं बता देती हूँ, ये मेरी माँ है, शहला अहमद। खामोशी में नगीना का सर्द लहजा गूंजा। नगी? मौज़म ने उसे घूरकर देखा था। उसे नगीना का लहजा बेहद बुरा लगा था। तो सहला अहमद तुम तक पहुंच गई। मुकर्रम साहब ने हुंकारा भरते हुए लाडली भतीजी को देखने लगे, जो आज उनसे पुराने हिसाब किताब लेने के लिए तैयार खड़ी थी। बाबा जान, आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? ये मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था। उसका लहजा दर्द में डूबा था। हमने बेटा तुम्हारे साथ क्या जुल्म किया है? मुकर्रम अली शाह अभी तक उसकी तरफ देख रहे थे। अभी तक वो बड़े ज़ब्त से सुन रहे थे। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? नगीना जो तलखी से शुरू हुई तो फिर उसने सहला बेगम की एक एक बात बता दी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बाकी सब तो ये कहानी सुनकर सकते में थे, जबकि मुअज्जम को बुरी तरह गुस्सा आया था। मुअज्जम, ये बकवास नहीं, हकीकत है। नगीना तड़प गई। नगीना बेटे, ये सहला बेगम की मनगढ़ंत कहानी है। इसमें सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बाबा ने सहला बेगम से शादी पसंद की थी। हालांकि अकबर अली ने अपनी ख़ानदानी रस्मों को तोड़कर, लेकिन फिर भी हमने इस शादी को दिल से कबूल किया था। बाकी की कहानी जो तुम्हें तुम्हारी माँ ने सुनाई है वो सब झूठ है, सरासर झूठ। इसमें ज़्यादा हम कुछ और नहीं कह सकते। मुकर्रम अली संजीदा मगर ठोस लहजे में बोले थे। उसकी नरमी अब भी कायम थी। बाबा जान, एक झूठ को छुपाने के लिए आप और कितने झूठ बोलेंगे? अगर आप लोग सच्चे थे तो मेरी जिंदा माँ को क्यों मार दिया था? वो तड़प उठी थी, क्योंकि वो औरत इसी काबिल थी कि हम तुम्हें उसके बारे में अनजान रखें। मुकर्रम साहब को पहली बार गुस्सा आया था। वो कमाल जब से खुद पर कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन चेहरा फिर भी सुर्ख हो गया था। नगीना उनकी बात पर बुरी तरह हर्ट हुई थी। वो अपनी जगह खड़ी हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोने लगी थी। नगी बेटा, हम तुम्हें गलत नहीं कह रहे। ज़ैबुन्निसा फ़ौरन खड़ी हुई थी, बढ़कर उसे गले लगा लिया था। उसके आंसू भी नहीं देख सकती थी। मुअज्जम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेबसी से अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गया था और सहरबानो तो जैसे पत्थर की हो गई थी। अम्मी जान, माजी में जो हुआ मुझे अब उससे कोई सरोकार नहीं है। बस आप लोग मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दे दें। वो ज़ैबुन्निसा के सीने से लगी हिचकियों के बीच कह रही थी। ज़ैबुन्निसा ने शोहर को देखा। ठीक है बेटा, तुम अपनी माँ से मिल सकती हो, लेकिन अपने ख़ानदान की इज्जत का हमेशा ख्याल रखना। और हाँ, इस सच्चाई को ज़रूर खोजना जिसे इस वक्त हम तुम्हें बता भी दें तो तुम यकीन नहीं करोगी। मुकर्रम अली ने उसे पता नहीं क्या सोचकर इजाज़त दे दी थी। थैंक यू बाबा जान, नगीना ने ज़ैबुन्निसा से अलग होते हुए खुशी से कहा था। वो कौन सी सच्चाई थी, उसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। फ़िलहाल तो वो इस मंजिल पर खड़ी थी कि वो इन लोगों को भी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बाबा जान, मैं नगी को उसकी माँ से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुअज्जम तो मारे गुस्से के काँप उठा था। मैं तुम्हारी इजाज़त की पाबंद नहीं हूँ, नगीना सरसराते लहजे में बोली थी और हाल कमरे से निकल गई थी। वो शुरू से ही ऐसी थी। उसकी मोहब्बत में एक हठधर्मी थी। वो मुअज्जम की मोहब्बतों का मान कुछ इस तरह ही रखती थी। देख रहे हैं बाबा जान, ये आपकी ढील का नतीजा है जो वो मुझे ऐसे जवाब देकर गई है। मुअज्जम ने उनकी तरफ खफगी से देखा। मुअज्जम, इस वक्त सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, इसलिए फ़िलहाल हमारा खामोश रहना ही बेहतर है। वो तो पहले ही हमें कसूरवार समझ रही है। अगर हमने और ज़्यादा रोक टोक की तो हो सकता है ये हमारे हक़ में बेहतर ना हो। वो उसे समझा रहे थे। लेकिन मैं नगी को उसकी माँ से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता, वो ज़िद्दी लहजे में बोला और वॉकआउट कर गया था। इस लड़के का तो दिमाग ख़राब हो गया है, हालांकि सब कुछ जानता है। ज़ैबुन्निसा ने बड़बड़ाते हुए दोबारा अपनी जगह ले ली थी। सहरबानो ने भी चाय की खाली मग उठाकर ट्रे में रखे और वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि उसे अपनी मौजूदगी उस वक्त मुनासिब नहीं लग रही थी। अब मुअज्जम को कैसे समझाएं? ज़ैबुन्निसा बेटे के लिए फ़िक्रमंद हुई। अभी वो गुस्से में है, मैं समझाऊंगा उसे। मुकर्रम अली उन्हें जवाब देते किसी गहरी सोच में गुम हो गए थे।
2 दिन से उनके दरमियान सर्द जंग जारी थी। उसका मुतालबा माँ से मिलने का था और मुअज्जम की तरफ से मुसलसल इनकार था। शाम में मुकर्रम साहब और ज़ैबुन्निसा शाहिदा बेगम की तरफ गए हुए थे। शहरबानो बरामदे में बैठी बज़ाहिर कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान नगीना और मुअज्जम की तरफ लगा था, जिनके झगड़े की आवाज़ बरामदे तक आ रही थी। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त न किया तो मेरा नाम भी मुअज्जम नहीं, वो बड़े गुस्से में कहता हुआ शहरबानो के करीब से गुजरकर बाहर की तरफ चला गया था। उसके तेवर देखकर तो शहरबानो भी सहम गई थी, और अभी मुअज्जम को गए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो वापस चला आ रहा था। लेकिन शहरबानो को उसकी चाल में लड़खड़ाहट सी महसूस हुई थी। उसकी नज़रें मुअज्जम के पैर की तरफ उठीं। उसके एक पैर से खून निकल रहा था। अरे ये क्या हुआ शाहजी? वो बेकरार होकर उठी थी। उफ, बहुत बड़ी चोट लग गई है। मुअज्जम करीब आते ही कुर्सी पर ढह सा गया था। उसने स्लीपर पैर से उतारकर बाहर निकाला था। पैर कैसे लग गई चोट? दिखाएं तो। शहरबानो तो उसका खून से भरा पैर देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। एकदम ही वो दो जानू होकर ज़मीन पर बैठ गई थी और अपने सफ़ेद दुपट्टे से उसका पैर साफ करने लगी थी। उसके पैर का अंगूठा और एक उंगली बुरी तरह कट गई थी। मुअज्जम उसकी इस हरकत पर अरे अरे ही करता रह गया। इशारा उसे मना करने का था। शाहजी, ये चोट कैसे लग गई आपको? वो अपना सफ़ेद दुपट्टा उसके खून से रंग चुकी थी और ज़मीन पर बैठी उससे पूछ रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते वक्त ध्यान नहीं रहा था। जाओ तुम अंदर से कोई दवा और बैंडेज ले आओ, और ये अपना दुपट्टा भी फ़ौरन धो। वो कुर्सी पर बैठकर उसे कह रहा था। वो फ़ौरन अंदर भागी और फिर चंद लम्हों में ही दूसरा दुपट्टा बदलकर फर्स्ट एड का तकरीबन तमाम ही सामान उठा लाई थी। तिपाही पर पैर रखे वो अपनी बैंडेज खुद ही कर रहा था और शहरबानो दो जानों बैठी उसकी मदद कर रही थी। आहट पर दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा था। दरवाजे की चौखट पर चौंकने के अंदाज में नगीना खड़ी थी। नगी, शाहजी के पैर में चोट लग गई है, शहरबानो ने जल्दी से उसे बताया। लेकिन मुअज्जम उसे नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में मसरूफ़ था। मुअज्जम, तुम्हें इस किस्म की लड़की ही सूट करती है जो हरदम तुम्हारी खिदमत गुजारी में लगी रहे। वो अच्छी तरह जानती थी मुअज्जम उसे बेतहासा चाहता है, लेकिन न जाने क्यों वो उस वक्त ये बात तंज़िया लहजे में कह गई थी। नगी एकदम गुस्से से दहाड़ा था। क्या ऊट पटांग बकती हो? कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मुअज्जम ने उसे खजाने वाली नज़रों से देखा था। मैंने शहरबानो को तो कुछ नहीं कहा। नगीना ने बड़ी मासूमियत से कंधे उचकाए थे। शहरबानो अब इतनी भी नादान नहीं थी जो उसकी बात न समझती। वो खामोशी से उठ गई थी। बहुत गलत बोल जाती हो तुम। वो लड़की तो सदा की ही ऐसी है, हर किसी की तकलीफ़ में परेशान होने वाली। मुअज्जम बुरी तरह नाराज़ था। ये चोट कैसे लगी? बात बदलते हुए मुअज्जम के करीब आकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। पूछने का ख्याल बहुत जल्दी आ गया, उसने कहा और मुलाजिम को आवाज़ दी। मुझे तो तुम्हारा ख्याल है, लेकिन तुम्हें ही मेरा ख्याल नहीं है। नगीना कुछ देर पहले वाली लड़ाई भूलकर नए सिरे से मुअज्जम को राम करने लगी थी। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन नगी, तुम्हारी माँ ने जो सच्चाई तुम्हें बताई है वो सरासर गलत है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? मुअज्जम चिढ़कर बोला था। देखो मुअज्जम, जो बीत गया उसके बारे में मैं जितना जान गई हूँ वही मेरे लिए काफ़ी है। वैसे तुम लोग ने भी मेरे साथ जो कुछ किया है अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ मुझे मिल गई है। मैंने तुम लोगों को भी माफ़ किया है। बहुत एहसान है आपका कि आपने हमें माफ़ कर दिया। मुअज्जम ने जलकर उसकी बात काटी थी। मुअज्जम, प्लीज़ मुझे मेरी माँ से मिलने दो। उसकी आवाज़ भर्रा गई और आंखों में आंसू आ गए थे। मुअज्जम ठंडी सांस भरकर खामोश रह गया था। उसके जहन में बाबा की सुबह वाली बात गूंज रही थी। मुअज्जम, हम उसकी माँ की परछाई भी उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन अब अगर किस्मत में यही लिखा है तो तुम नगी को मत रोको, उसे मिलने दो अपनी माँ से। हकीकत कब तक छुपेगी? अच्छा है वो सब अपनी आंखों से देखे। मुअज्जम, नगीना ने उसे खामोश देखकर आहिस्ता से पुकारा था। उसकी आंखों में जमा आंसू गालों पर बह निकले थे। ठीक है, तुम अपनी माँ से मिल सकती हो, और ये अपने आंसू साफ करो। वो संजीदा नज़र आ रहा था, लेकिन उसके लहजे में नरमी थी। थैंक्स। नगीना खुश हो गई थी। मुअज्जम तो तीसरे दिन ही वापस चला गया था, लेकिन नगीना और शहरबानो अपनी छुट्टियां गुजारकर ड्राइवर के साथ होटल आ गई थीं।
और अब तो नगीना शैला बेगम के राब्ते में थी, इसीलिए बेहद खुश रहने लगी थी। शैला की अपनी एड एजेंसी थी, जबकि उनके शौहर जहांगीर का ताल्लुक सियासत से था। नगीना की फ़िलहाल उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। नगीना अब अक्सर वीकेंड अपनी माँ के पास गुजारती थी। उस दिन भी शैला ने अपना ड्राइवर भेजकर उसे बुला लिया था, खूब उसे शॉपिंग कराई। शाम को जब वो होटल वापस आई, जाने के लिए तैयार कर रही थी, जबकि उधर शैला की बातों के बाद असली टॉपिक की तरफ आ गई थी। नगी, मुकर्रम अली ने तुम्हारे बाबा की जायदाद के हिस्से का क्या किया? ये वो सवाल था जो वो बेटी से 6-7 माह से पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज हिम्मत करके पूछ ही लिया। मम्मी, वो तो उन्होंने बहुत पहले ही मेरे नाम कर रखा है। नगीना का अंदाज नॉर्मल था। हाँ बेटा, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे बचपन में ही मुअज्जम से रिश्ता तय कर दिया था, ताकि घर की दौलत घर में ही रहे। शैला अपने खोल से बाहर निकली थी। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नगीना ने कुछ झेंप कर उनकी गलत फहमी दूर की थी। उनके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। ये मोहब्बत उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ही नफरत में बदलनी थी। मम्मी, आप किसी भी किस्म की फिक्र मत लें, आपकी बेटी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। उनकी खामोशी पर वो बोली थी। अरे नहीं बेटा, मुझे मालूम है मेरी बेटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। अच्छा, आज मुझे एक बात बताओ, ये तुमने एक मैगज़ीन में मॉडलिंग करने के बाद दोबारा इस प्रोफेशन का रुख क्यों नहीं किया? मेरी जान, तुम्हारा फिगर तो मॉडलिंग के लिए बहुत परफेक्ट है। शैला ने बड़ी होशियारी से टॉपिक बदला था। उनका पहला टारगेट नगीना की जायदाद थी और दूसरा टारगेट उसे मॉडलिंग की तरफ लाना था, क्योंकि बेटी के ज़रिए वो बेतहाशा दौलत कमाना चाहती थी। नगीना उनके लिए सोने की चिड़िया थी। अरे मम्मी, वो सब तो मैंने अपनी दोस्त के कहने पर मजाक में किया था। नगीना ने बताया था। तुम्हारा दिल करता है इस प्रोफेशन में आने को? शैला ने जांचती नज़रों से उन्हें देखा। दिल तो बहुत करता है मम्मी, वो हिचकिचाती हुई बोली थी। शायद उसके अंदर माँ के जरासीम मौजूद थे, जब ही तो वो आज उनके शय देने पर खुल गई थी। दिल करता है तो क्यों नहीं आ जाती इस फील्ड में? वो बाबा जान और मौजम कभी नहीं मानेंगे, वो तो पहले ही बहुत खफा हो गए थे। वो बात कह गई। ये तो कोई बात नहीं है, उनकी सोच अभी तक दकियानूसी है। आजकल तो पढ़े लिखे घरानों की लड़कियां इस प्रोफेशन में आ रही हैं। तुम्हें शौक है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, और अगर उन लोगों को तुमसे मोहब्बत हुई तो वो तुम्हें ज़रूर इजाज़त देंगे। शैला बेगम ने बेटी के शौक को हवा दी। सच मम्मी, नगीना की दबी हुई ख्वाहिश पूरी तरह जाग चुकी थी, और सामने बैठी औरत उनकी माँ थी, जो उसको पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा सकती है। वो नगीना को भरपूर हौसला दे रही थी और अपनी फतेह पर बेहद खुश थी। लेकिन वो मामा, बाबा जान और मौजम फिर और मम्मी, उन्होंने आपको इस फील्ड को छोड़ने पर भी नहीं बख्शा था। नगीना ने कहा था। मेरी बात छोड़ो, तुम उनका खून हो, और फिर मौजम अगर तुमसे वाकई मोहब्बत करता है तो वो ज़रूर तुम्हारी ख्वाहिश का मान रखेगा। शैला बेगम आहिस्ता आहिस्ता उसे शीशे में उतार रही थी। पहले वो बेटी की मोहब्बत में दरार डालना चाहती थी, और जब उन दोनों की मोहब्बत में दरार पड़ जाती तो वो आसानी से उनकी दौलत तक पहुंच जाती, जो नगीना के नाम थी। मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अब उन लोगों की मोहब्बत का पता लगाना ही चाहिए। नगीना सोच भरे अंदाज में बोल रही थी। तो फिर ठीक है, मैं लंदन से आ जाऊं, फिर तुम्हारा काम शुरू करूंगी। लेकिन अभी तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। जब काम शुरू करोगी फिर सबको बता देना। उन्होंने फैसला सुना दिया। फिर वो गाड़ी में नगीना को हॉस्टल छोड़कर आई थी। हॉस्टल के गेट से बाहर निकलते मौजम को देखकर नगीना बुरी तरह चौंक गई थी। मम्मी, ये मौजम है, उसने शैला बेगम को हॉस्टल के गेट की तरफ दिखाते हुए कहा था। शैला बेगम ने गौर से मौजम को देखा था। मौजम की नज़र उनकी गाड़ी पर पड़ी थी। फिर वो दोनों माँ बेटी अपनी गाड़ी से निकलकर उसके नज़दीक आ खड़ी हुई थीं।